class 12th. Our next topic is vapor pressure of liquid solution. Liquid solution, in liquid solution solvent component must be liquid, लेकिन solute component differ हो सकता है, may be liquid, may be solid, may be gas. हमने जो पहला लेक्चर था इसमें बात की थी when gas is dissolved in liquid. हमने हेनरी लॉ के टर्म में बात की थी as pressure increases solubility increases. कब? जब गैसेस डिसॉल्व हो रही थी लिक्विड में. अब हमारे जो नेक्स्ट जो टॉपिक है ये है व्हेन सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड एंड सेकंड वन इज व्हेन लिक्विड डिसॉल्व इन लिक्विड. इन दोनों सिस्टम में हम बात करेंगे वेपर प्रेशर की. तो इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन. लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन का मतलब ये जो हमारा सिस्टम है ये हमारा बाइनरी सोल्यूशन है. बाइनरी मतलब दो कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट है, लेकिन हमने जो कंडीशन ली है हमने बोला है लेट कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू वॉलेटाइल लिक्विड. ये जो दोनों लिक्विड हैं ये वॉलेटाइल है. वॉलेटाइल मतलब दोनों लिक्विड इजीली वेपराइज हो सकते हैं. हमने सॉल्यूट सॉल्वेंट को 1 एंड 2 कंपोनेंट लिया है. तो सबसे पहले वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन को समझने से पहले हम बात करते हैं व्हाट इज वेपर प्रेशर. तो यहाँ पे नाम से ही हमको पता चलता है वेपर का प्रेशर. लेकिन अगर हम किसी वेपर के प्रेशर को एग्जामिन करना चाहते हैं तो हमारा जो सिस्टम है सिस्टम हमारा मस्ट बी क्लोज होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा सिस्टम ओपन होगा तो जो भी वेपर की फॉर्मेशन होगी ये एस्केप आउट हो जाएगी सराउंडिंग में. अगर हमारी वेपर्स निकल गई हैं तो यहाँ पे कोई भी प्रेशर यहाँ पे हमारी कोई भी प्रेशर जनरेट नहीं होगा और हम वेपर प्रेशर डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे. तो वेपर प्रेशर के लिए जो पहली कंडीशन है वो है कि हमारा जो सिस्टम है वो क्लोज होना चाहिए. तो यहाँ पे हमने 1 2 किसी भी कंपोनेंट्स में से, क्योंकि दोनों कंपोनेंट हमारे वोलाटाइल हैं, तो हमने किसी एक कंपोनेंट को यहाँ पे मैंने 1 कंपोनेंट को ले लिया है. पहला कंपोनेंट हमने लिया है, ये हमारा क्लोज सिस्टम है. हम जैसे ही सिस्टम को हीट करना स्टार्ट करेंगे हमारे यहाँ पे जो भी हमारा लिक्विड है या जो भी हमारा यहाँ पे सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट हमारा वेपर्स में चेंज होना स्टार्ट होगा. जैसे जैसे हमारा, अब इसमें एक पॉइंट और है, हमने स्टार्टिंग में बात करी थी जो हमारा इवेपोरेशन है ये सरफेस फिनोमिनन है. अगर हम इसको समझना चाहें, ये अगर हमारा सोल्यूशन है या कोई भी सॉल्वेंट है तो हमारे कुछ पार्टिकल सरफेस में प्रेजेंट होते हैं, कुछ पार्टिकल्स बल्क में भी प्रेजेंट होते हैं. लेकिन हम बात करें बल्क में पार्टिकल जो प्रेजेंट होते हैं इनमें हर डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई होता है. लेकिन जो पार्टिकल सरफेस में होते हैं यहाँ पे हमारा एक डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करता है, यहाँ पे अपवर्ड कोई भी फोर्स नहीं है. तो देखा जाए जो हमारे सरफेस के पार्टिकल्स हैं यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस कम है एज कंपेयर टू बल्क पार्टिकल्स. तो यहाँ पे अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस कम है, हम जैसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे तो सरफेस के मॉलिक्यूल जो जहां पे अट्रैक्टिव फोर्स कम है ये इजीली वेपराइज होंगे एज कंपेयर टू बल्क पार्टिकल. इसीलिए बोला जाता है जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया के. ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे जो भी सरफेस के पार्टिकल्स हैं ये हमारे वेपर फॉर्मेशन में पार्ट लेंगे. तो यहाँ पे भी हमने बोला जो भी हमारे 1 कंपोनेंट थे यहाँ पे हमारा जैसे ही वेपर फॉर्मेशन स्टार्ट हुई तो सरफेस के पार्टिकल्स वेपर्स में चेंज होना स्टार्ट हुए. जैसे जैसे वेपर का अमाउंट इंक्रीज होता जाएगा यहाँ पे हमारे वेपर्स दोबारा से कंडेंस होकर लिक्विड में चेंज होने लगेंगे. तो रिएक्शन के स्टार्टिंग में रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कंडेंसेशन. लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन का रेट जैसे जैसे टाइम चेंज होता रहेगा तो हम बोलेंगे जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी इवेपोरेशन का रेट डिक्रीज करता रहेगा एंड कंडेंसेशन का रेट इंक्रीज करेगा. एक ऐसी कंडीशन आएगी जब रेट ऑफ इवेपोरेशन जस्ट इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन. इस स्टेट को हम बोलेंगे, क्लास 11th हमने बात की थी इसकी, ये स्टेट है इक्विलिब्रियम. तो इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर होगा. इस कंडीशन को हम बोलेंगे, इस कंडीशन में जितने अमाउंट में लिक्विड वेपर में चेंज होगा उतने ही अमाउंट में वेपर भी लिक्विड में चेंज हो रहा है. तो यहाँ पे इन दो स्टेट्स के बीच में इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा. और जब ये इक्विलिब्रियम की फॉर्मेशन होगी तो इक्विलिब्रियम फॉर्मेशन के टाइम पे जितना भी यहाँ पे वेपर का प्रेशर होगा इसी प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर. तो हम बोल सकते हैं
कि इक्विलिब्रियम की स्टेज में जो भी प्रेशर जनरेट होगा किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, इसी प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। अगर हम डेफिनेशन के टर्म में बात करें तो यहाँ पे लिखा है लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर वेपराइजेस एंड अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स नोन एज वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे हमने बोल दिया कि पर्टिकुलर टेम्परेचर में इक्विलिब्रियम की कंडीशन में वेपर जो भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगी, इस प्रेशर को हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। एंड सेकेंड थिंग इज सिस्टम मस्ट बी क्लोज्ड। तो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट वेपर प्रेशर क्या है ये हमने समझा। यहाँ पे एक पॉइंट और है, जो वेपर प्रेशर है ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द लिक्विड एंड सेकंड है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर को तो हम इजीली समझ सकते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वेपर का प्रेशर भी इंक्रीज होगा। ये हमने डेली यूजेज में देख रखा है, प्रेशर कुकर में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वेपर का प्रेशर भी इंक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है ये है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड में अगर हम बात करें, लिक्विड टू लिक्विड हमारा नेचर डिफर होता है। अगर हमारा जैसे अगर हम एक बात करें किसी भी दो लिक्विड की, वाटर की बात करें, अल्कोहल की बात करें, तो दोनों का वेपर पॉइंट, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट किस पॉइंट पे ये दोनों वेपर्स में चेंज होंगे वो भी डिफर होगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि हर लिक्विड का डिफरेंट डिफरेंट अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं, इसी कारण हर किसी का जो वेपर प्रेशर है वो भी डिफर होगा। कुछ लिक्विड जल्दी वेपराइज हो जाते हैं, अगर कोई लिक्विड जल्दी वेपराइज होगा, जल्दी वेपर्स में चेंज होगा, तो वहां पे वेपर प्रेशर ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू अदर। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट है वेपर प्रेशर। अब हम बात करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। अगर हमारा दोनों कंपोनेंट लिक्विड है और दोनों कंपोनेंट वोलाटाइल है तो क्या फर्क पड़ेगा। एक छोटी सी पॉइंट हमने यहाँ पे मिस किया, वो था कि अगर यहाँ पे वेपर की फॉर्मेशन हो रही है, वेपर के फॉर्मेशन में सिर्फ एक कंपोनेंट हमारा कंट्रीब्यूट कर रहा है वेपर फॉर्मेशन में, तो यहाँ पे जो वेपर फॉर्मेशन होगी सिर्फ उसमें पहला कंपोनेंट ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो जो भी वेपर प्रेशर होगा वो प्योर होगा। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे P1 नॉट से। तो P1 नॉट इंडिकेट कर रहा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 1। अगर यहाँ पे हम सेकेंड लिक्विड लेते तो हम बोल सकते थे P2 नॉट। P2 नॉट रिप्रेजेंट करता वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 2। लेकिन अगर हम इन दोनों लिक्विड को मर्ज कर दें, इन दोनों लिक्विड को मिला दें, तो वेपर प्रेशर में क्या क्या चेंजेस आएंगे। अब हमारा जो भी यहाँ पे वेपर जनरेट होंगी वो हमारी प्योर नहीं रहेंगी, क्योंकि उस वेपर में दोनों कंपोनेंट का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो अगला हमारा जो टॉपिक है ये है सॉल्यूशन की बात। यहाँ पे हमने बात की थी सॉल्वेंट की, ये सॉल्वेंट 1 भी हो सकता है या ये सॉल्वेंट 2 भी हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की, जिसमें 1 कंपोनेंट और 2 कंपोनेंट दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट है। अगर दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट है तो यहाँ पे जो भी वेपर की फॉर्मेशन होगी, इस वेपर फॉर्मेशन में हमारे पहले कंपोनेंट और सेकेंड कंपोनेंट दोनों का ही कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। अब हम ये भी नहीं बोल सकते कि दोनों जो कंपोनेंट हैं उनका 50-50% कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि हमको पता है नेचर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है, और हम ये नहीं जानते कि हमारा जो पहला कंपोनेंट है और सेकंड कंपोनेंट है इनका नेचर क्या है। ये भी हो सकता है कि हमारा जो 1 कंपोनेंट है ये 2 से ज्यादा वॉलाटाइल हो, तो जो कंपोनेंट ज्यादा वॉलाटाइल होगा वो वेपर फॉर्मेशन में ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा एज कम्पेयर टू अदर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने बोला कि जो लिक्विड ज्यादा वॉलाटाइल होगा वो जल्दी वेपर्स में चेंज होगा, और जितनी जल्दी वेपर में चेंज होगा उतना ज्यादा ही वो वेपर फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करेगा या वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट करेगा दूसरे कंपोनेंट के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे जो भी वेपर की फॉर्मेशन होगी उसमें हमारे दोनों कंपोनेंट, हमारे पहले वाले कंपोनेंट का भी कुछ फ्रैक्शन होगा, सेकंड वाले कंपोनेंट का भी कुछ ना कुछ फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे जो भी प्रेशर जनरेट होगा उसे हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो प्रेशर था इसको हमने प्रेशर बोला था, क्योंकि इसमें जो भी पार्ट था वो एक ही का था, लेकिन यहाँ पे कुछ पार्ट 1 का, कुछ पार्ट 2 का, तो हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 और पार्शियल प्रेशर ऑफ 2। तो 1 का कितना प्रेशर है वो डिपेंड करेगा, 1 का कितना पार्शियल प्रेशर है वो डिपेंड करेगा कि इस वेपर प्रेशर में 1 के कितने मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है, कितना पार्ट 1 का प्रेजेंट है और कितना पार्ट 2 का प्रेजेंट है। तो ओवरऑल हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर्स आर रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं रॉल्स लॉ की। तो रॉल्स लॉ बोलता है फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वॉलाटाइल्स लिक्विड, दोनों लिक्विड वॉलाटाइल हैं, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। हमारा किस कंपोनेंट का कितना
जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो डिपेंड करेगा, किसी भी कंपोनेंट का जो प्रेशर है वो डिपेंड करेगा उसके मोल फ्रैक्शन के। जैसे अगर मैं बोलूं हमारे यहाँ पे वन कंपोनेंट है, वन कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट। इन द सेम वे पार्शियल प्रेशर सेकंड कंपोनेंट का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट। यहाँ पे हम जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है इसको रिप्लेस करेंगे P1 नॉट। P1 नॉट यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि ये इंडिकेट करता है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 1। P1 इक्वल टू P1 नॉट x1, P2 इक्वल टू P2 नॉट x2। P2 इंडिकेट कर रहा है पार्शियल प्रेशर को और P2 नॉट इंडिकेट कर रहा है, ये कांस्टेंट है, ये प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है। तो डाल्टन्स लॉ क्लास 11th में हमने बात की थी। डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो टोटल प्रेशर होता है वो सम होता है ऑल प्रेशर्स। तो हम बोलेंगे टोटल प्रेशर इक्वल टू, क्योंकि ये सिस्टम हमारा बाइनरी सॉल्यूशन है तो यहाँ पे दो कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो टोटल प्रेशर इक्वल टू P1 प्लस P2। तो टोटल प्रेशर P1 की जगह हम लिखेंगे P1 नॉट x1 प्लस P2 की जगह P2 नॉट x2। अगर हम मोल फ्रैक्शन की बात करें इन टर्म ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन जितने x1 प्लस x2 इक्वल टू 1, तो यहाँ पे से हम किसी भी एक टर्म को रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x1 इक्वल टू 1 माइनस x2 और हमने इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट किया। तो यहाँ पे हमारा x1 की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं 1 माइनस x2 P2 x2। यहाँ पे हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया और हमारा जो टोटल प्रेशर है यहाँ पे हमारा आया टोटल प्रेशर इक्वल टू P1 नॉट प्लस x2 P2 नॉट माइनस P1 नॉट। तो ये हमारा टोटल प्रेशर है। तो ये हमारा रॉड्स लॉ है। यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि दोनों कंपोनेंट लिक्विड हैं एंड दोनों जो लिक्विड हैं ये वॉलेटाइल है। तो जो भी हमारी वेपर जनरेट होंगी उनमें दोनों का ही कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। अगर दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन है तो प्रेशर जो भी जनरेट होगा, यहाँ पे जो भी वेपर का प्रेशर होगा उसमें भी हम दोनों के प्रेशर को ऐड करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक से पहले अगर हम इसी के ग्राफ की बात करें, यहाँ पे अगर हम इसी इक्वेशन को ग्राफ के टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो यहाँ पे हमने y एक्सिस में हमने लिखा है वेपर प्रेशर, x एक्सिस में हमने लिखा है मोल फ्रैक्शन। स्टार्टिंग में अगर हम बात करें, यहाँ पे एनसीईआरटी में फिगर 2.3 में प्लॉट है द प्लॉट ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखें तो यहाँ पे हमारा x1 की वैल्यू है 1, यहाँ पे हमारा सिर्फ 1 कंपोनेंट प्रेजेंट है, जबकि राइट हैंड साइड है यहाँ पे x2 इक्वल टू 1, यहाँ पे सिर्फ हमारे सेकंड कंपोनेंट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो भी प्रेशर जनरेट होगा इसे हम बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 1 और यहाँ पे जो भी प्रेशर जनरेट होगा इसे हम बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 2। तो अगर हम इस ग्राफ को देखें तो हमें पता चल रहा है जो वेपर प्रेशर सेकंड कंपोनेंट का है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू फर्स्ट कंपोनेंट। तो इसे अगर हम यहाँ पे ग्राफ में दिखाना चाहें तो यहाँ पे हमने बोला है वेपर प्रेशर सेकंड कंपोनेंट का ज्यादा है एज कंपेयर टू फर्स्ट कंपोनेंट। अगर हमारा सेकंड कंपोनेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है मींस दैट ये वाला जो कंपोनेंट है ये हमारा मोर वॉलेटाइल देन फर्स्ट कंपोनेंट। तो सेकंड कंपोनेंट मोर वॉलेटाइल देन द फर्स्ट वन। जैसे जैसे हम सॉल्यूशन में किसी सॉल्यूशन में सेकंड के मोल फ्रैक्शन ऐड करेंगे तो प्योर कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है ये डिक्रीज करेगा। तो ये जो प्लॉट है ये इंडिकेट करता है कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं सेकंड कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन इंक्रीज कर रहे हैं। अगर सेकंड कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करेंगे तो जो पार्शियल प्रेशर है फर्स्ट कंपोनेंट का वो डिक्रीज होगा। और अगर हम एक्सट्रीम पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट पे जो हमारा सेकंड कंपोनेंट है इसके जो मोल फ्रैक्शन है सेकंड कंपोनेंट के यहाँ पे मोल फ्रैक्शन 1 है जबकि फर्स्ट कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन 0 है। अगर फर्स्ट कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन 0 है तो फर्स्ट कंपोनेंट का जो प्रेशर होगा ये भी इस पॉइंट पे 0 होगा। तो ओवरऑल हमने बोला जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन सेकंड कंपोनेंट के इंक्रीज हुए तो पार्शियल प्रेशर फर्स्ट कंपोनेंट का डिक्रीज हुआ।
और इस एक्सट्रीम पॉइंट पे ये 0 हो जाएगा। एट द सेम टाइम हमारा मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होने के साथ जो सेकंड का पार्शियल प्रेशर है, जो सेकंड कंपोनेंट का प्रेशर है, क्योंकि जो प्रेशर है इसमें सेकंड वाला जो कंपोनेंट है वो ज्यादा मोर वॉलेटाइल है, तो वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, तो सेकंड जो कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर है वो इंक्रीज करेगा। पार्शियल प्रेशर सेकंड कंपोनेंट का इंक्रीज करेगा, पार्शियल प्रेशर फर्स्ट कंपोनेंट का डिक्रीज करेगा। तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो ये जो थिक लाइन है ये इंडिकेट करेगी सॉल्यूशन के टोटल प्रेशर को। ये हमारा P1 और P2 का सम होगा डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड।